हमारे साथ शिक्षाविद, पॉलिटिशियन और बहुत सारे गुणों में पारंगत रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। निशंक जी, मैं जब आपसे बात करने के पहले शुरुआत करते हैं, माइक आप ले लें, तो मैंने देखा कि आपकी पहली कहानी संग्रह थी रोशनी की किरण, जो सबसे पहले छपी 1986 में। तो रोशनी की किरण अब हम लोग किस तरफ देख रहे हैं? आपको कहां दिखाई दे रही है रोशनी की किरण? कहां जा रही है वो, वैसे मेरा और किधर से दिखाई दे रही है? ये रोशनी की किरण भी बाद में आई। लेकिन हमने आपके उससे विकिपीडिया में उससे तो ये पहले लिखा। 83 में अच्छा, समर्पण आया था। समर्पण आया था। क्या बात है। 83 के बाद फिर लेकिन वो मेंशन नहीं है, फिर इसका मतलब उसको मेंशन करना पड़ेगा। करवा देंगे। इसीलिए। लेकिन खैर, रोशनी की किरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। समर्पण, रोशनी की किरण दिखेगी तभी समर्पण होगा। और समर्पण से लेकर रोशनी की किरण जी, क्या नहीं हो सकता से लेकर के लगभग 100 से अधिक। हाँ, वो तो मैंने देखा, वो तो मैंने देखा। लेकिन मैं राजनीति में रोशनी की किरण खोज रहा हूं, क्योंकि आप कई बार विधायक रह चुके हैं, यहाँ के सबसे युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारत सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, अभी मंजिलें और बाकी हैं। तो ये सवाल तो मेरा पूछने का कारण यही था, मैंने इसीलिए रोशनी के किरण से शुरुआत की कि अभी रोशनी की किरण जो हरिद्वार और मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से लौट के जो है हरिद्वार के पवित्र पावन नगरी पे है इस समय। आने वाला 2024 बहुत नज़दीक है और उम्मीदें हमेशा होती हैं और प्रगाढ़ और प्रबल होती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री थे, सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, भारत सरकार में आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया, अब और क्या? मुझे लगता है कि यदि राजनीतिक दृष्टि में जी, उस परिप्रेक्ष्य में आप रोशनी की किरण ढूंढना चाहेंगे, हाँ, तो पहले तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड को हमारा राज्य दिया। क्योंकि ये उत्तराखंड भारत का भालेमा था और इसके समुचित विकास की दृष्टि से पहली बार किसी व्यक्ति ने ये महसूस किया कि जो देशभक्त क्षेत्र है, जहां औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी को देता है और दूसरी पंक्ति में उसकी माँ और बहनें सेनानी बनकर दो दो विदेशी सीमाओं में तत्पर रहती हैं, जी, ऐसा अन्य देशभक्त क्षेत्र को उसके विकास का मौका मिलना चाहिए। और तब एक लंबे संघर्ष के बाद हमको हमारा उत्तराखंड मिला। तो पहली रोशनी की किरण राजनीतिक दृष्टि से मेरा उत्तराखंड है। और मुझे इस बात की खुशी है कि तब अब मैं उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री भी रहा। तब मैं इस कल्याण सिंह जी की सरकार में, कल्याण सिंह जी की सरकार में, फिर राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में मैं उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री भी रहा। लेकिन तब और अब यदि देखेंगे उत्तराखंड को, तो एक साथ जो 3 राज्य हमारे बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, उसमें उत्तराखंड आज विकास की शिखर को चूम रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो धरती का स्वर्ग है उत्तराखंड, जो गंगा का प्रदेश है, जो आयुर्वेद का प्रदेश है, जहाँ से आयुर्वेद भी जन्मा है, योग भी जन्मा है, तो उस उत्तराखंड के लिए उसका अलग प्रदेश बनना रोशनी की एक बेहतर किरण थी। और यदि मैं उस बीच यात्रा, क्योंकि समय कम रहेगा, तो मैं दूसरी यदि इस समय की रोशनी की किरण समझूंगा। नहीं, उसमें तो आपने अपना पड़ाव पार कर लिया, मतलब आप मुख्यमंत्री बने, तो वो किरण तो आपको वहां लेके गई। उसके बाद यहां से जो किरण निकली वो आपको दिल्ली लेके गई। तो जो दिल्ली की किरण है वो भी बेहतर है। बेहतर है। और बेहतर ही नहीं है, वो मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 21वीं सदी का जो भारत होगा, स्वर्ण भारत होगा। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत और एक भारत। जी, वो जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत है, उसकी जो आधारशिला है वो NEP 2020, जिसको ईश्वर की कृपा से, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मुझे बनाने का सौभाग्य मिला, वो नई शिक्षा नीति उस 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला
ये देश के लिए नहीं बल्कि अब पूरे विश्व के लिए और भावी पीढ़ी के लिए एक बेहतर रोशनी की किरण है। सर ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि शिक्षा हमें कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है। गरीब से गरीब आदमी जो है वो देश के सबसे बड़े आदमी के साथ बैठा होता है, वो शिक्षा का ही प्रताप है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने पॉलिसी बना दी, सरकार ने पॉलिसी लागू कर दी, अब मुझे आपसे ये समझना है कि उस पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो हम कब तक देखेंगे, कब तक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि रोज नित्य नई नई चीज़ें हो रही हैं, नए बदलाव हो रहे हैं। अभी ये हाल में ये देखा कि भाई आप लोग जो है एनसीईआरटी से इंडिया हटा के उसको भारत भी कर रहे हैं, ये भी एक बदलाव दिख रहा है। दूसरे दल जो हैं वो इंडिया के बैनर तले सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी बदलाव मैं देख रहा हूँ। तो ये जो आपने पॉलिसी बदली है उस पॉलिसी का इम्पैक्ट तो कहीं होना चाहिए, उसका तो इम्पैक्ट कुछ और ही नजर आ रहा है। नहीं जी, जो ये भारत था, जी। ये विश्व गुरु, इसके बारे में हमेशा दुनिया में कहते थे ये देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना जी जी स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानव। जिस दिन मेरा भारत तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे तब भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 साक्षर था जी तब पूरी दुनिया में इसका जीडीपी नंबर 1 था जी। हम फिर उसी भारत को चाहते हैं और इसलिए जो विश्व गुरु भारत था, मैं समझता हूं कि जो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय जिस दिन इस देश के अंदर थे, विश्व में कोई देश बता सकता है कि कोई उसके यहाँ कोई संस्थान, कोई विश्वविद्यालय था। पूरी दुनिया हमारे यहाँ आती थी जी। और इसलिए जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 बनी है, ये जीवन मूल्यों के आधारशिला पर खड़ी भारत की शिक्षा होगी। और आपने जो चिंता प्रकट की कि नीतियाँ तो बहुत बनती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन कैसे होगा, ये विश्व का सबसे बड़ा संवाद था हमारा NEP 2020। और आज जिस कैम्ब्रिज से लॉर्ड मैकाले निकला और जिस लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि यदि भारत जैसा जो दुनिया का सबसे अलग और विख्यात और विशाल देश है, यदि उस पर शासन करना है तो उसकी शिक्षा, संस्कृति और भाषा, इन तीनों को बदल देना चाहिए, तब जाकर के हम उस पर राज कर सकेंगे। और इतने वर्षों में 150 पौने 200 वर्षों में यही किया, हमारी पूरी संस्कृति हमको हमारी जड़ों से विरक्त कर दिया। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जब NEP 2020 हम बनाई तो उसी कैम्ब्रिज ने अपने विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजकर अभिनंदन किया और उन्होंने ये कहा कि NEP 2020 पूरे वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेगी और हम इस पर काम करना चाहेंगे। ये उसी लॉर्ड मैकाले के विश्वविद्यालय ने आकर के कहा, ये परिवर्तन है, ये नई आशा की किरण है। मतलब यानी कि 2024 में भी वो गेम चेंजर ही होगा टोटली हैं? पूरा ही गेम चेंजर, ये तो पूरा ही होगा। हो गया, गेम चेंजर तो हो ही गया। अभी तो प्रतीक्षा केवल उसकी रिजल्ट की है। उसी बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मतलब परीक्षा सब हो गई है। स्वाभाविक है, आप किसी से पूछेंगे उसके मन के अंदर जाइए ना, आप तो पत्रकार हैं, तो आपको लगेगा कि क्या अंदर चल रहा है। रिजल्ट तो अंदर क्या पक रहा है वो अभी से पता चल जाएगा। तो 5 राज्यों के चुनाव हो ही रहे हैं, सब लोग देख ही रहे हैं, वो रिजल्ट निकलेगा तो हम लोग भी देखेंगे। देखिए, मैं 2 चीजें, राज्यों की कई बार जब केंद्र की हम बात करते हैं, राज्यों की बात करते हैं, तो थोड़ा सा अंतर होता है। राज्यों की स्थिति कुछ थोड़ा सा भिन्न होती है, लेकिन आपने देखा कि उसी राज्य में कई बार, अब राजस्थान का देखिए, हमारी सरकार नहीं लेकिन सारे के सारे MP बीजेपी के थे, क्योंकि केंद्र में मोदी जी चाहिए। अब धीरे धीरे राज्यों में भी मोदी फैक्ट आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई जी जी। और आज नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे सशक्त और ताकतवर लीडर के रूप में उभर करके आए। कौन नहीं चाहेगा देश मजबूत हो, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था आज 11वें नंबर से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था आ गई और अब भविष्य में 30वें नंबर पर जाएंगे और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम पूरी दुनिया की नंबर 1 पर आएंगे। ये उस देश का है जिस देश को सबसे भुखमरी देश ये दुनिया के लोग कहते थे, हमको घृणा की दृष्टि से देखते थे, वो आज सारी दुनिया में नंबर 1 होने को तैयार है। चलिए बहुत ये बढ़िया, परिवर्तन। ताली बजाइए भाई एक बार निशंक जी की बात पे।
सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं आया था तो बहुत सारे लोग मुझसे मिले, चर्चा कर रहे थे कि निशंक जी हो सकता है यहाँ से कहीं बाहर जाएं चुनाव लड़ने के लिए। मेरे मन में सवाल है कि आप हरिद्वार से ही लड़ेंगे कि कहीं और से लड़ेंगे? ये सवाल क्यों आया आपके मन में? लोग, बहुत सारे लोग पूछने लगे ना ये मुझसे, सब मैं लोग क्या तो करूं? जानते हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ और क्या होना है। हरिद्वार में मैं तो विधानसभा में था, हम्म मैं शायद सोच भी नहीं सकता था कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम्म कैसे कैसे तो कैसे ये मुझे ये परिवर्तन? आदेश हुआ हम्म कि आपको विधानसभा से चुनाव लड़ना है लोकसभा का। हम्म मैंने अपना समय पार्टी को दिया है। बहुत लंबा। मेरी पार्टी मेरा कहाँ उपयोग करना चाहे, मैंने पूरा जीवन नहीं दिया पार्टी को, मैंने समय दिया है अभी पार्टी को। बहुत समय दिया है। जितना समय, जब तक मैं पार्टी को समय दूंगा, मेरी पार्टी तय करे कि मुझे किस फ्रंट पर वो उपयोग करना चाहती है। उन्होंने कहा विधानसभा से इस्तीफा देगा, लोकसभा में आना है, मैं आ गया। पहली बार में आप पार्टी लाखों के मत से सिपाही मिला, हैं एकदम दूसरी जो। बार में 3 लाख से भी अधिक मतों से जीता। अभी हमारे संजय भाई कह रहे हैं 5 लाख से ज्यादा से मुझे जिताना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं? ये सामने बैठे हुए। मतलब तो मतलब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला करके अभी मुझे ये आदेश है कि मुझे लोकसभा में यहाँ गंगा को सबको देखना है। हाँ, तो लेकिन मेरी पार्टी जो मुझे आदेश देती है मैं उसी का पालन करता हूँ। एकदम मेरी निष्ठावान। व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तभी मैंने इच्छा व्यक्त नहीं की। जब मुझे यंग एज में उत्तर प्रदेश में 2-2 बार कैबिनेट मंत्री बनाया दिया तभी मेरी इच्छा नहीं थी। मुझे भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया तब मेरी कौन सी इच्छा थी? तो इसलिए वो क्या चाहते हैं, आप मेरा क्या उपयोग करना चाहते हैं, मैं आपके लिए माने। तो भाई ये हरिद्वार वासी जो है, वो जो लोग भी इच्छा पाले हैं वो तो सुन ले कि भाई निशंक जी जो है, हाँ कुछ पूछना चाह रहे थे। संजय गुप्ता जी ने सभी चाहते हैं, लेकिन ये तो हमारा हर कार्यकर्ता सांसद बन सकता है, हर कार्यकर्ता। 18 वर्ष से पूरा सबको अधिकार है, लोकतंत्र है। जहां इनकी इच्छा होगी, इनकी इच्छा हम पूरी करेंगे, आप चिंता मत करिए। नहीं ये बढ़िया है, ये लेकिन अच्छी बात है। मैं हाँ, कहना चाहता जी, हूं, जी। मेरा सौभाग्य है कि हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा नहीं था। जो ये पर्वतीय क्षेत्र था उसमें हरिद्वार, जो 8 जिले होते थे सरकारी, उसमें हरिद्वार नहीं था। जब हमारे अलग राज्य की बात हुई तो जो उत्तर प्रदेश से विधेयक, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट का गया था जी। उसमें हरिद्वार नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री था। मैं हरिद्वार की इस धरती पर, ये मेरी जन्मभूमि ही है, मेरी शिक्षा यही हुई, आश्रम में पढ़ा हूं मैं। मैंने कहा अटल जी से कि हरिद्वार के बिना उत्तराखंड का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, ये देवभूमि है, देवभूमि का द्वार है, दरवाजे को कैसे हटा सकते हो? द्वार को कैसे हटा देंगे, वो रास्ता ही बंद हो तो जाएगा। शायद हरिद्वार के बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि किस सीमा तक का संघर्ष हम लोगों को करना पड़ा होगा। लेकिन चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस की कमेटी अटल जी ने बनाई, जिसमें कल्याण सिंह जी और पंजाब के मुख्यमंत्री और मुझे एक कमेटी बनी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर उत्तराखंड में रहना चाहिए कि नहीं। और अटल जी ने अलग बुला करके कहा कि इस कमेटी में रहो तो समझा सकते हो तो समझाओ। बहुत बढ़िया। और मुझे आज इस बात को कहते हुए गौरव महसूस होता है कि लंबे संघर्ष के बाद मैं हरिद्वार को उत्तराखंड में सफल रहा। और आज ये मुझे भी नहीं पता था। ये आपने देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई और कि आप उस कमेटी में थे जिसको उत्तराखंड में उधम सिंह नगर और हरिद्वार बनाने के लिए बनाया गया था। और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे ये तय हुआ कि भाई ये जो है जिले बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और बनेंगे तो किसके साथ रहेंगे। बल्कि मजेदार बात ये थी जी जी कि जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मैंने अपने इस्तीफा देने की पेशकश की, अच्छा, यदि हरिद्वार उत्तराखंड में नहीं है तो मैं सहमत नहीं हूँ इस कैबिनेट से। तो लगभग 12 घंटे की चर्चा हुई और मुझे आज याद है कि जनसत्ता ने फ्रंट पर लिखा था कि निशंक की स्थिति उस कैबिनेट में
कौरवों से घिरे अभिमन्यु की तरह थी। तो मेरे जितने साथी थे उन्होंने बहुत नाराजगी प्रकट की, गलत था भाई तुमने तो, मैंने कहा मैंने नहीं, ये पत्रकार भाई ने बनाया। सही बात है। लेकिन मुझे खुशी है आज उत्तराखंड का पहला जिला है हरिद्वार। यदि ये उत्तर प्रदेश में रहता तो सबसे अंतिम जिला रहता। और फिर हरिद्वार के लोगों में इस बात की खुशी है कि यदि रोजगार की दृष्टि से हो, जी पिछले 50-60 साल में कुल जितने सरकारी विभागों में नौकरी नहीं मिली होगी हरिद्वार को, उससे कई गुना ज्यादा राज्य बनने के बाद ही। आप सड़कों को देख रहे हैं, दिल्ली और मुंबई को तो मात करता जी है। जी जी। हरिद्वार बिल्कुल एक पूरे देश में एक चमकता हुआ जिला है, सितारा है। सितारा है। और जो इसका कुंभ है, मुझे सौभाग्य है कि 2010 में यहाँ कुंभ करने का मुझको अवसर मिला और 100 से भी अधिक देशों के लोगों ने गंगा का स्नान किया। तब मेरे मन में आया कि ये तो राष्ट्रीय नदी नहीं है, ये तो पूरे विश्व की धरोहर है। और मैंने जिस मांग को किया, यूनेस्को ने आज उसी हरिद्वार को, कुंभ को आज विश्व धरोहर की मान्यता दी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आज हरिद्वार विश्व धरोहर के रूप में पूरे उसमें है। तो हरिद्वार को हम संजोएंगे, संभालेंगे। यहाँ विकास की जो 60 साल में नहीं हुआ, हमने 7 साल में किया। और इसको मैं ढंके की चोट पर कहता हूँ और चुनौतीपूर्वक कहता हूँ। मेरे सामने कोई आता ही नहीं। आओ ना, आंकड़ों के साथ, तथ्य प्रमाणों के साथ आओ कि 60 सालों में उसमें क्या हुआ। और 7 साल यदि भारी नहीं पड़ेंगे तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। ये तक चलिए निशंक जी, मैं समझता हूं कि अब आपने सबका जवाब एक साथ ही दे दिया, अपने कामों से दे दिया, अपनी बात से दे दिया और आंकड़ों से भी दे दिया और कमेटी से भी दे दिया, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। मैं समझता हूं कि लोग अब ये समझ गए होंगे कि निशंक जी जो है यहाँ चट्टान की तरह हैं और इनका कहना यही है कि जो कई सालों में नहीं हुआ, उन्होंने 7 साल में किया, महाकुंभ किया। और उसके अलावा अभी भी इसमें कोई शक नहीं कि सड़क अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से दिल्ली तक की शानदार है। जो कई घंटे लगते थे, 11-12 घंटे लगते थे, मुझे याद है, अब आने में 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये जरूर कहेंगे कि नहीं, ये शानदार काम है। जो दिखता है उसी को देखिए, कहानियां तो सभी बना लेते हैं, मेरा तो यही मानना है। निशंक जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, आपको बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे 2024 में, लेकिन उसके पहले भी कई बार हम लोग बात करेंगे और रोशनी की किरण जरूर खोजेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।